तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोक प्रशासन का एक सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम है हमारे प्रत्यायोजन। तो ये लेके आया हूँ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है लोक प्रशासन का सिद्धांत प्रत्यायोजन। सबसे पहले परिचय की बात करें तो परिचय देखें तो प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन। ये क्या है, प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है, प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी मतलब जो हमारे सुपीरियर है अपनी कुछ जिम्मेदारियों को या फिर कार्यों को, क्या जिम्मेदारियों और कार्यों को अपने अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट्स है उनको सौंपते हैं। इसमें क्या है, अपना सुपीरियर होता है वरिष्ठ अधिकारी, ये क्या करता है अपने कुछ जिम्मेदारियों को और या फिर अपने कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। इस प्रक्रिया में अधिकारों मतलब अथॉरिटी, जिम्मेदारियों मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी, इनका हस्तांतरण किया जाता है। जिससे क्या होता है, संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। मतलब संगठन होता है तो संगठन की कार्यकुशलता में इससे वृद्धि होगी। अब बात करते हैं, यदि प्रॉपर परिभाषा की पूछी जाए कि आपको प्रत्यायोजन की परिभाषा बतानी है तो दो परिभाषा आपके लिए लेके आए। पहले आते हैं लुईस ए एलन के अनुसार कि प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ को कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपता है और उसे आवश्यक अधिकार भी देता है। तो लुईस ए एलन के अनुसार प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ को कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपता है और उसे आवश्यक अधिकार प्रदान करता है। अपने टेरी साहब क्या कहते हैं, टेरी साहब कहते हैं कि प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें अधिकार का हस्तांतरण इस उद्देश्य से किया जाता है कि कार्य को प्रभावी और कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके। तो प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें अधिकार का हस्तांतरण इस उद्देश्य से किया जाता है कि कार्य को प्रभावी और कुशलतापूर्वक किया जा सके। तो ये हमारे टेरी की परिभाषा है। अब बात करते हैं, जब भी हम प्रत्यायोजन करते हैं तो प्रत्यायोजन किन किन चीज़ों का करते हैं, मतलब प्रत्यायोजन के कौन कौन से तत्व है या एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की बात करें तो प्रत्यायोजन मुख्यतः 3 तत्वों पर आधारित होता है। कितने? 3 तत्वों पर आधारित हमारे प्रत्यायोजन। पहली चीज़ आती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब उत्तरदायित्व मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब क्या होता है, वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ को कोई कार्य सौंपता है, जब वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ को कार्य सौंपता है तो अधीनस्थ को उसे पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी होती है। तो क्या होता है, अधीनस्थ होते हैं तो अधीनस्थ को उस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी होती है। इस प्रकार का यह क्या एक प्रकार का नैतिक दायित्व होता है कि जब अधीनस्थ को कार्य सौंपा गया तो उस अधीनस्थ को इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है उसका। उदाहरण के लिए देखें तो एक प्रबंधक अपने सहायक को बिक्री रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी देता है तो उसे ये बिक्री रिपोर्ट तैयार करनी होगी। फिर बात करें हमारे अथॉरिटी या अधिकार की। अथॉरिटी अधिकार की बात करें तो यह वह शक्ति है जो कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए दी जाती है। जब अथॉरिटी या अधिकार है तो इसकी बात करें तो यह क्या है, वो शक्ति होती है जो कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए दी जाती है। इसमें निर्णय लेने और संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार शामिल होता है। इसमें क्या होता है, निर्णय लेने और अधिकारों का, संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार भी शामिल होता है। ऐसा तो इसमें दोनों ही चीज़ें होती है, कार्य भी और अधिकार भी। फिर अधिकार जितना स्पष्ट होगा, अधिकार जितना स्पष्ट और संतुलित होगा, कार्य उतना ही सुचारू या बढ़िया ढंग से किया जाता है। तीसरी चीज़ आती है अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। मतलब यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अधीनस्थ अपने सौंपे गए कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करें। क्या यह सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ क्या अपने सौंपे गए कार्य को क्या कुशलतापूर्वक पूरा करे। अधीनस्थ को अपने कार्यों के परिणाम के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि यदि उसने वह कार्य पूरा नहीं किया तो उसके लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब बात करें प्रत्यायोजन की विशेषताओं की। क्या प्रत्यायोजन की विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता आती है कार्य सौंपने की प्रक्रिया। इसमें क्या आती है, वरिष्ठ अधिकारी कार्य का एक हिस्सा अधीनस्थ को सौंपता है, पूरा कार्य नहीं सौंपता बल्कि कार्य का एक हिस्सा अधीनस्थ को करने के लिए देता है। फिर अधिकार और जिम्मेदारी का हस्तांतरण। बिना अधिकार दिए कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करना असंभव है, इसलिए उस कार्य से संबंधित अधिकार भी उसे दिए जाने जरूरी है। तो अधिकार और जिम्मेदारी का हस्तांतरण, साथ ही जिम्मेदारी भी दी जाएगी तो अधिकार भी दिए जाएंगे। तो सीमित प्रत्यायोजन की बात करें तो अंतिम उत्तरदायित्व तो वरिष्ठ नागरिक का ही होता है। क्या होगा, अंतिम उत्तरदायित्व या अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी वरिष्ठ अधिकारी की होगी। वरिष्ठ नागरिक नहीं, वरिष्ठ अधिकारी की होगी।
फिर लचीलापन, स्थिति के अनुसार प्रत्यायोजन को बदला भी जा सकता है कि पहले पूरा कार्य दिया गया फिर थोड़ा दिया जा सकता है, या फिर पहले थोड़ा दिया गया फिर बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। तो स्थिति के अनुसार प्रत्यायोजन को बदला भी जा सकता है। फिर संचार आवश्यक की बात करें, स्पष्ट संवाद से प्रत्यायोजन अधिक प्रभावी होता है। क्या स्पष्ट संवाद से क्या होता है? प्रत्यायोजन अधिक प्रभावी होता है। अब हम देखेंगे प्रत्यायोजन का महत्व। क्या प्रत्यायोजन का क्या महत्व है? पहली चीज़ की बात करें तो इससे कार्यकुशलता बढ़ती है, मतलब इंक्रीजेज एफिशिएंसी, मतलब वरिष्ठ नागरिक ने वरिष्ठ अधिकारी के पास अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए समय बचता है। भाई महत्व की बात करें क्या फ़ायदा होगा इससे, तो पहला फ़ायदा तो ये, इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी संगठन की। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी के पास क्या दूसरे जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके लिए समय बचेगा। दूसरा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, मतलब इन्हांसेस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो जब अधीनस्थों को अधिकार मिलते हैं तो तेज़ी से निर्णय लेने लगते हैं। क्या? जब अधीनस्थों को अधिकार मिलते हैं तो वह तेज़ी से निर्णय ले सकते हैं। प्रेरणा की बात करें तो बूस्टेड मोरल्स एंड मोटिवेशन, मतलब कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनका मोरल और मोटिवेशन बूस्ट होता है। तो कर्मचारी को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वे अपने कार्य के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं। क्या? कर्मचारी को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वे क्या है अपने कार्य के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। फिर समय की बचत होती है, मतलब सेव्स टाइम। क्या? समय की बचत होती है। तो इसमें बात करें तो वरिष्ठ अधिकारी केवल महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्या? वरिष्ठ अधिकारी केवल महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बाकी का कार्य तो अधीनस्थ कर ही देंगे। फिर नेतृत्व कौशल का विकास, तो अधीनस्थों को भविष्य की उच्च भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है कि अभी तो ये थोड़ा काम दिया गया है, बाद में क्या बड़े बड़े काम जो उच्च भूमिकाएं होती है उनको तैयार किया जाता है, मतलब प्रमोशंस दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यायोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। एक प्रकार होता है हमारा स्थायी अस्थायी प्रत्यायोजन। स्थायी मतलब परमानेंट डेलीगेशन, अस्थायी मतलब टेम्परेरी डेलीगेशन। स्थायी परमानेंट डेलीगेशन की बात करें तो अधीनस्थ व्यक्ति या संस्था को स्थायी रूप से उच्च अधिकारी द्वारा सत्ता या कार्य सौंपा जाती है। क्या? कि अधीनस्थ व्यक्ति या संस्था को क्या करते हैं? स्थायी रूप से उच्च अधिकारी द्वारा सत्ता इस कार्य को सौंपना। जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी को कर्मचारी की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसे परमानेंट दे दिया जाता है कि भैया ये वाला काम तुम्हें ही करना है। पर टेम्परेरी की बात करें तो कुछ समय के लिए दिया गया प्रत्यायोजन अस्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है। जैसे किसी प्रबंधन के अवकाश के दौरान कार्यभार संभालना, मतलब कोई मैनेजर है वो छुट्टी पर चला गया तो उतने ही समय के लिए जितने दिन वह छुट्टी पर है इस कार्य को संभालना, तो उसे अस्थायी या टेम्परेरी डेलीगेशन कहेंगे। फिर आता हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन की बात करें तो अधिकार देने और लेने वालों के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता। इसमें कोई अधिकार देता है और दूसरा अधिकार लेता है, तो इसमें बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है, तो इसे डायरेक्ट डेलीगेशन या प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहेंगे। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट डेलीगेशन में इस प्रत्यायोजन में मध्यस्थ के माध्यम से अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। इसमें क्या है? मध्यस्थ के माध्यम से अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। फिर आता हमारे सामान्य या फिर और विशिष्ट प्रत्यायोजन। सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन की बात करें, सामान्य प्रत्यायोजन किसे कहेंगे? अधीनस्थ को सामान्य कार्य सौंपे जाते हैं जिससे वह अपनी अनुभव और योग्यता के अनुसार पूरा करता है। सामान्य डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ को क्या सामान्य कार्य सौंपे जाते हैं जिससे वह अनुभव और योग्यता के अनुसार पूरा करता है। जैसे प्रबंधक अपने सहायक को, प्रबंधक क्या अपने असिस्टेंट को दैनिक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी देता है, ऐसी रिपोर्ट या ऐसा काम जो आराम से कर ले। फिर तो विशिष्ट प्रत्यायोजन है स्पेसिफिक डेलीगेशन। इसमें कार्य न सौंपकर कुछ गतिविधियां सौंपी जाती हैं, तो मतलब विशिष्ट प्रत्यायोजन कहलाएगा। तो इसमें क्या विशिष्ट कार्य का एक भाग होता है जो विशिष्ट होता है उसी को दिया जाता है, पूरा कार्य नहीं दिया जाता। जैसे कि एक टीम लीडर को विशेष मार्केटिंग कैंपेन की जिम्मेदारी दी जाती है। कोई टीम लीडर है उसको कहा कि तुम्हारा काम केवल मार्केटिंग कैंपेन करना है, तो वो विशिष्ट प्रत्यायोजन होगा। फिर आता पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन। क्या? पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन मतलब कंप्लीट डेलीगेशन और पार्शियली डेलीगेशन। मतलब ये पूर्ण प्रत्यायोजन मतलब इस प्रत्यायोजन में किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होती, अर्थात अधीनस्थ को कुछ मामलों में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जैसे हमारे राजदूत होते हैं। मतलब कि इसमें क्या है कि प्रत्यायोजन में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती, अधीनस्थ होते हैं उनको कुछ मामलों में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। और पार्शियली डेलीगेशन की बात करें तो इस प्रत्यायोजन में प्रत्यायोजन करते समय कुछ शर्तें जोड़ दी जाती है और अधीनस्थ को निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। जो अधीनस्थ होते हैं उनको निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती। फिर आती है हमारी औपचारिक और अनौपचारिक डेलीगेशन।
मतलब औपचारिक मत या लिखित या मौखिक की बात करें तो औपचारिक मतलब ऑफिशियल डेलीगेशन, मतलब कि लिखित नियम आदेश और प्रक्रिया के आधार पर, क्या लिखित नियम आदेश और प्रक्रिया के आधार पर किया गया जो डेलीगेशन या प्रत्यायोजन है वो औपचारिक या लिखित प्रत्यायोजन कहलाता है, जो किस आधार पर किया गया है, लिखित नियम आदेश या प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। दूसरा आता हमारा अनौपचारिक डेलीगेशन, मतलब विभिन्न परंपराओं आपसी सद्भाव के आधार पर किया गया डेलीगेशन या प्रत्यायोजन अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है, जो किस आधार पर किया गया है, विभिन्न परंपराओं आपसी सद्भाव के आधार पर किया गया। अब हम बात करेंगे प्रत्यायोजन में करते समय बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो प्रत्यायोजन में आने वाली बाधाओं के बारे में बात करें, मतलब बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन। तो सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके सामने कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उनसे संबंधित कौन कौन सी बाधाएं। पहली बात, अधिकार खोने का डर, मतलब फियर ऑफ लूजिंग क्या अथॉरिटी। मतलब कुछ वरिष्ठ अधिकारी सोचते हैं कि प्रत्यायोजन से उनकी शक्ति कम हो जाएगी। प्रत्यायोजन करने से क्या होता है, उनकी शक्ति कम हो जाएगी। फिर अधीनस्थों पर विश्वास नहीं होना, मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट और सबऑर्डिनेट्स, मतलब उनके ऊपर विश्वास की कमी। तो अगर वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्मचारी पर विश्वास नहीं करते तो वे जिम्मेदारी सौंपने से बचेंगे। क्या, अगर वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्मचारी पर विश्वास नहीं करते तो वो क्या करेंगे, उनको जिम्मेदारी सौंपने से बचेंगे, उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे। फिर नियंत्रण की प्रवृत्ति, मतलब डिजायर ऑफ कंट्रोल। कुछ अधिकारी खुद ही सभी निर्णय लेना पसंद करते हैं। कुछ अधिकारी चाहते हैं कि सारे डिसीजन कौन ले, मैं ही लूँ, तो इसलिए वो डिसीजन पावर किसी को देना नहीं चाहते। फिर अधीनस्थों से संबंधित कौन सी समस्या आती है। पहले समस्या आती है अतिरिक्त कार्यभार का डर, कि भाई एक तो खुद का कार्य तो कर ही रहा था, उसे डर लगता है कि यदि एक और कार्य उसे दे दिया गया तो उसके ऊपर अन्याय हो जाएगा एक तरह से। तो फियर ऑफ एडिशनल वर्कलोड, कई बार अधीनस्थ क्या अधिक कार्यभार से बचने के लिए प्रत्यायोजन स्वीकार ही नहीं करते। फिर आता है निर्णय लेने में झिझक, मतलब लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्या, निर्णय लेने में झिझक की बात करें तो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बात करें। कुछ अधीनस्थ स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। क्या, कुछ अधीनस्थ क्या स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। तो आप उनको एबिलिटी तो दे देंगे, लेकिन उसके अंदर क्या ऐसी एबिलिटी है ही नहीं, तो वो भी समस्या है। फिर अधिकारों की स्पष्टता की बात करें, अनक्लियर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जब कार्य और अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होते तो अधीनस्थ कार्य करने में संकोच करता है। क्या, कि कार्य और उससे संबंधित जो अधिकार है यदि स्पष्ट रूप से नहीं बताए जाएंगे तो जो अधीनस्थ है वो कार्य स्वीकार नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यायोजन करते समय या प्रत्यायोजन का सिद्धांत लागू करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, प्रत्यायोजन की जाने वाली विषय वस्तु कार्य गतिविधि के समन्वय में स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति को प्रत्यायोजन किया गया है उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो प्रत्यायोजन सदैव लिखित में किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रत्यायोजन सदैव लिखित में होना चाहिए। प्रत्यायोजन किए जाने के साथ ही अधीनस्थ को पर्याप्त मात्रा में अधिकारों का हस्तांतरण भी किया जाना चाहिए, जिससे वह प्रत्यायोजन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनको आसानी से संचालित कर सके। अधीनस्थ को केवल एक उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। क्या, अधीनस्थ को क्या है, केवल एक उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अधीनस्थ और उच्च अधिकारी को निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। क्या, अधीनस्थ और उच्च अधिकारी को क्या निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। उच्च अधिकारी को अधीनस्थ के कार्य की समीक्षा समय समय पर करते रहना चाहिए। प्रत्यायोजन के संबंध में उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फिर बात करें प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। पहला होता है सही व्यक्ति का चयन करना, मतलब कार्य की आवश्यकताओं और कर्मचारी की क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। भाई कार्य की कैसी आवश्यकता है और कर्मचारी में कैसी क्षमता है उसी के अनुसार उसको जिम्मेदारी दें। फिर स्पष्ट दिशा निर्देश, मतलब गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन, तो कार्य के उद्देश्य, समय सीमा और अपेक्षित परिणाम को स्पष्ट करें। फिर आता पर्याप्त अधिकार देना, मतलब प्रोवाइड सफिशिएंट अथॉरिटी, मतलब कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन और निर्णय लेने के अधिकार भी उसे दें। फिर आता समीक्षा और मार्गदर्शन करें, मतलब रिव्यू और गाइड की बात करें तो कार्य की प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता के अनुसार उसका मार्गदर्शन भी करें। फिर भरोसा और सहयोग बना के रखना, मतलब मेंटेन ट्रस्ट एंड सपोर्ट, तो अधीनस्थों को प्रोत्साहित करें और उनमें आत्मविश्वास बना के रखें कि भैया कोई अन्याय नहीं है, सभी करते हैं और आपको भी जिम्मेदारी लेनी सीखनी चाहिए। अब निष्कर्ष के रूप में देखें प्रत्यायोजन की, तो प्रत्यायोजन के संगठनात्मक दक्षता, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने
कर्मचारी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल वरिष्ठ अधिकारियों को राहत देता है बल्कि अधीनस्थों को नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में भी मदद करता है। प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए सही रणनीति, उचित संचार और विश्वास की आवश्यकता होती है, जिससे संगठनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो हमने आज प्रत्यायोजन के बारे में बहुत कुछ देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।